प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आज आईनी अदालत का जो फैसला आया कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप के लिए, क्योंकि कुछ रोज़ से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब का मामला भी फ़ौजी अदालत की तरफ जा सकता है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो फहरिस्त आपने जारी की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जाँ बहक होने वाले अफराद की, ज़ख्मी होने वाले के अफराद की, उसमें से बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ ज़ख्मी नहीं हुए। देखिए, पहली बात जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट का आपका सवाल है वो तो उस तक रिलेटेड है जो 85 लोग हैं जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं, जिसकी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दी है। तो उन पे जो फैसले हैं वो सुनाने की आज इजाज़त दी है। मेरी तो ज़ाती तौर पे बतौर एडवोकेट ये ख्वाहिश थी कि ये जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स में, ये इस तरह से डिटेल फैसला आता कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जायज़ है या नहीं होना चाहिए। तो उस पॉइंट के ऊपर ये होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में ये है कि सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है उसको काफ़ी डिस्करेज किया जाता है और बहुत ही कुछ सीरियस एंड ग्रेव किस्म के जो हैं मामला उनके ऊपर जो है वो किया जाता है, वरना जो है वो इन मामला से जो है वो अवॉइड किया जाता है। और सेकेंडली, जहाँ तक बात यह है कि इमरान खान साहब का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना है या नहीं होना है, तो उसमें जो है वो ये एक फार फेच थियरी है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगा है जो है वो इस तरह का है कि उसमें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि उनके ऊपर जो तमाम इस वक्त FIR हैं या पेंडिंग केसेस हैं वो ये है कि वो उन्होंने अबैटमेंट की है, यानी उकसाया है। तो जो ये अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब 9 तारीख को गिरफ्तारी हुई, क्या ये गिरफ्तारी उनके इल्म में थी तो साजिश कैसे हो सकती है? और साजिश के जो सबूत जो एक आधा चलान आया है उसमें ये है कि एक पुलिस वाला भेस बदल के ज़मान पार्क में कोर कमेटी की मीटिंग में वो टेबल के नीचे घुस गया और उसने सारी बातें सुन ली। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि चक्री में एक बंदा भेस बदल के मीटिंग में खड़ा होके, तो मतलब ये काफी मज़ाक है एविडेंसेस हैं। तो इनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में अगर ट्रायल चलेगा तो उसकी सुबकी भी होगी, उसकी काफी ज्यादा जो है वो लेदे भी होगी। फिर इंटरनेशनल जो है लॉज हैं अपना और उसमें नेशनल लॉज हैं, वो जो है वो सारी चीजें भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। एंड देन उसी मलिक साहब ये कोई वो पुराना टाइम भी नहीं है यहाँ पे लिमिटेड मीडिया एक्सपोजर होता था, या जो लोगों को अब ग्लोबल विलेज है, बहुत एक्सेस होती है न्यूज़ तक। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल ओपिनियन और डिफरेंस रखने के ऊपर अगर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, और वो भी एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि बड़ा पोलिटिसाइज मैटर है। 9 मई में आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने PTI को छोड़ा, उनको शामिल होते हुए, इन्वॉल्व होते हुए भी जो है वो नहीं पूछा गया। और बहुत सारे फैसल चौधरी साहब, अगर साबिक DGI को सज़ा होती है, उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो उस हवाले से कुछ एविडेंस रिलेट हो सकता है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भी जो है उनके गले पड़ सकता है। फिर रेजर्स के जो 3 एहलकार जहाँ बाक हुए वो FIR भी, क्या इमरान खान साहब के लिए किसी खतरे का बायस नहीं है? देखिए, लीगली स्पीकिंग एंड फैक्चुअली स्पीकिंग, एक तो DGI क्या 9 मई को DGI थे, तो ये सवाल बहुत वाइटल होगा। अगर वो वहाँ पे किसी फौजी ओहदे पे भी नहीं थे तो देन ऑब्वियसली ये सवाल बड़ा वाइटल होगा कि वो कैसे मदद कर सकते थे, या उन्होंने क्या मदद की, क्या एलिगेशंस हैं, वो एविडेंसेस क्या हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तो रिटायर हो चुके थे, और उनको 9 मई के वाक़यात से जोड़ना जो इसलिए अमकाना बात होगी कि वो उसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिगेशंस हैं वो तो सिर्फ अबैटमेंट या साजिश या उकसाने की हद तक है। तो अब उसको कितना, और दूसरी बात यह है कि जो ISPR का रिलीज है उसमें अभी वो इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो इन्वेस्टिगेट हुई नहीं। और जहाँ तक उनको जो कि बिल्कुल खालिसन फौज का इंटरनल हिसाब का मैटर है, वो है आपका हाउसिंग कॉलोनी का जो स्कैम है, वो इंटरनल मैटर है आर्मी का, कैसे उसको डील किया जाता है, कैसे अपना उसको डील करना है, वो तो उसका तो हमसे कोई लेना देना है नहीं।
ये बात अपना 9 मई में जैसे मैं अर्ज कर रहा था, इसलिए पोलिटिसाइज्ड इशू है। देखिए उसमें बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको इनिशियली एक्यूज किया गया था, उनको जिसमें आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों की कॉल्स के रिकॉर्ड दिए गए। फिर उस गाड़ी में जो लोग मौजूद थे, एक को सजा दी क्योंकि उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी, दूसरी खातून को छोड़ दिया गया बिकॉज उन्होंने पीटीआई छोड़ दी थी। इसी तरह से पिंडी में है, फैसलाबाद में है, लाहौर के बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको इनिशियली इन्वॉल्व किया, लेकिन फिर ये पोलिटिसाइज हो जाता है ना। अगर आप एक इवेंट में पिक एंड चूज करेंगे, उसमें मतलब एक शख्स को सजा देंगे और एक शख्स को सजा नहीं देंगे, तो देन ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो मलिक साहब उठेंगे। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ फैसल चौधरी साहब। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की जा रही है, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, इमरान खान साहब का ट्वीट है, तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, कल 14 दिसंबर होगी। यानी इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ तो फिर हेड ऑन की तरफ जा रही है। पहले ये सिविल नाफरमानी, दो चीज़ें मैं जो वकील साहब भी कह रहे थे, एक तो रेंजर्स की जो शहादतें और जो पुलिस की शहादतें हैं वो आमदन की गई हैं और उसके एविडेंस मौजूद हैं और वो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ की गई, इंसाइट किया गया इसी गिरोह की तरफ से जो मॉब आ रहा था फ्रॉम पेशावर, और ख़ास तौर पर वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो उस खातून के साथ थे जो किसी दौर में साबिका खातून अव्वल भी रह चुकी है। तो रेंजर्स की शहादतों का FIR और उस पुलिस कांस्टेबल की शहादत की FIR को अगर लाइट को समझ रहा है और समझ रहा है कि ये वैसे चीज़ है, तो इनको वरी करना चाहिए, इन्हें परेशान होना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन अ थिक सूप। वो बहुत छोटी चीज़ नहीं है, वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और कराया गया, इन्होंने ये खुद किया कि ये पहले इस तरीके से रेंजर्स के एहलकारों को ये शहीद करेंगे और उसके बदले में जब ये अगली कार्रवाई करेंगे तो फिर शायद आगे से जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो आगे से फायर करेंगे और ये होगा और इनको लाशें चाहिए। तो एक चीज़ तो ये में रखिए कि ये कोई छोटा केस नहीं है रेंजर्स की शहादत का। और उसके बाद अगली चीज़ पे आता हूँ। वकील साहब ने कहा कि जी एडमिशन, हम ये कहते हैं कि इमरान खान की पहली गिरफ्तारी के बाद उसकी अपनी एडमिशन मौजूद है जिसमें वो फरमाते हैं कि अगर मेरे साथ दोबारा ये हुआ तो यही होगा। ही एडमिट्स दिस थिंग्स। प्लस एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर GHQ की तरफ किसी ने पूछा कि GHQ की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, उन्होंने कहा और कहां जाएंगे, GHQ पे ही जाएंगे ना। तो ये कहना कि इंसाइट करना मामूली चीज़ है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ रख लेते हैं और इस ट्विटर के ऊपर इनके जो हैंडलर्स हैं उनकी पिछले 25 दिन की 24 नवंबर से पहले से लेके आज तक की अगर हम ट्वीट्स पढ़ें तो डेफिनेटली वो वकील साहब की तरफ से ट्वीट नहीं है, वो ट्वीट्स हैं बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें वो कह रहा है कि तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक तुम अपनी गर्दनें कटा के और जब तक तुम मौत को गले नहीं लगाओगे तो तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो रहे हो। वो इंसाइट कर रहा है इसका ट्विटर हैंडल नौजवान बच्चों को कि वो हमला करें, मरें और मारें। अगली चीज, जब ये चलती है खातून फ्रॉम पेशावर, एक इंटेंशन के साथ, मैं इख्तियार वली खान के साथ ये भी नोट में लाऊंगा, एक इंटेंशन के साथ आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को शायद ये समझ रहे हैं कि ये मजाक है कि जो FGCM के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और हुकूमत के अंदर सियासी निज़ाम में मदाखलत को दे आर थिंकिंग कि ये कुछ चीज़ें हवा में हुई हैं, बादलों में हुई हैं, नहीं, ये इसी जहान में हुई हैं, इसी मुल्क के पाकिस्तान में हुई हैं। वो खातून वहां से चलती है, इंटेंशनली सऊदिया के खिलाफ एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके के खिलाफ साथ एक घिनौना किस्म का अपना वो बयानिया रखती है। और उसके बाद आपको मालूम है कि सऊदिया में सबसे ज्यादा जो लेबर है या जो लोग हैं वो KP के लोग हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये बाद में आता है। सबसे ज्यादा रोजगार सऊदिया के साथ KP के लोगों का मुंसलिक है, लेकिन इन जालिमों ने उन लोगों को भी खराब करने के लिए और इन्होंने पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ सऊदिया के ऊपर करते हुए देन शी केम डाउन और अटैक करने के लिए। ठीक है, क्या ये चीजें जो समझ रहे हैं कि ये जो कुछ करते रहे ये मजाक है? इख्तियार वली साहब, PTI दावेदार है कि वो पॉपुलर तरीन जमात है। एक पॉपुलर जमात के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना आसान होता है, क्या PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चला पाएगी? मलिक साहब, पॉपुलर होने में, मशहूर होने में और बदनाम होने में फर्क है। अब कोई इसको थोड़ा समझता है, कोई इसको ज्यादा समझता है। और पॉपुलैरिटी क्या है? पॉपुलैरिटी की जो चीजें हमें याद हैं वो तो
शायद उसके साथ पीटीआई वाले इत्तेफाक ना करें। हमें तो उनके कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले भी याद है, हमें तो उनके ये भी याद है कि इस बात से यू टर्न ले लो, उस बात से यू टर्न ले लो, ये बंदा बहादुर होता है। इसके अलावा और कंट्रीब्यूशन है ही क्या? जुए को 1992 में क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराने वाला बंदा जो है वो इसी वजह से मशहूर हुआ। और प्ले बॉय के नाम से जिसकी शोहरत हो तो ये उसकी मशहूरी है। अगर आप आते हैं उसकी पॉलिटिकल मामलात पे, तो पॉलिटिकल मामलात में उनकी मशहूरी इस वक्त ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, जिसको ये लोग अपना किला समझते हैं, वहां पर 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, एक सूबाई और एक कौमी, दोनों इनकी सीटें थी और ये दोनों हार गए। वो कहते हैं आने वाले इख्तियार वाली साहब नहीं, तो अगर छीने गए थे तो फिर इनको दिए कैसे थे? इन्हीं की सीटें थी और वो इन्होंने कोई इस पर केस भी नहीं किया, ये कोर्ट में भी नहीं गए और ये अपनी शिकस्त भी एक एएनपी ने जीती है, दूसरा आजाद बंदा जीत गया। ये क्या है ना कि ये इनके साथ कोई धांधली हुई है। ये तो अजीब किस्म की मुनाफिकत है कि पंजाब में फार्म 47 की हुकूमत है, बलूचिस्तान में 47 की हुकूमत है, सिंध में फार्म 47 की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, ये फार्म 45 की है। मैं कहता हूं इधर खोलो जरा हाल के, लग पता जाएगा। ये सर, ये झूठे लोग हैं, झूठा बयानियां गढ़ना ये इनका पेशा बन चुका है। इससे ये खाते हैं, ये इनका नाम नफका है, इधर से इनकी रोजी रोटी लगी हुई है, यही इनका बिजनेस है, यही इनका काम है। सियासत कुछ और चीज है, निज़ाम हुकूमत रियासत चलाना, जमहूरियत और लोगों की खिदमत करना कुछ और चीज है। आप मेरे ये छोटे भाई हैं फैसल चौधरी साहब, इनसे पूछें कि पाकिस्तान में 4.25 साल हुकूमत रही है आपकी, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से आपकी हुकूमत है, कोई काम ऐसा बता सकते हैं कि जिसको सराहा जा सकता है? यू आर जस्ट कैरिंग द नैरेटिव पॉलिटिक्स। और आप ये साइफर निकाला, ये आपने एंटी अमेरिकन स्लोगन लगा दिया, ये आपने इस्लामिक टच दे दिया और हालत इनकी ये है कि इनको बोले तो ये खातमुन नबीयीन बोल नहीं सकते और कहते हैं जी हम मदीने की रियासत बनाने लगे। ऐसे नहीं होते जी, ये थोड़ा सा इनका भयानक चेहरा जो है ये कौम को दिखाना होगा। और ये क्या समझते हैं कि क्या ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि लोगों को समझ नहीं आती कि 9 मई में आप नहीं इन्वॉल्व थे, ये आपने नहीं किया, ये 26 नवंबर को अपने बंदे आपने नहीं मरवाए, आपको खून ही चाहिए था, और अब सिविल नाफरमानी की बात करते हैं। तो अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो रूठे बच्चे की तरह ना करें, आप राजी हो, माफी मांगे, ये सिविल नाफरमानी की जैसी ये बकवास वगैरह जो है ये बंद करें, आए बैठे तो आपके साथ बात भी करेंगे। ठीक, मैं लेकिन अगर अगर मैं एक जुमला बोलता हूं, अगर आंखें निकाल कर और मसल दिखाकर आप मुज़ाकरात की बात करेंगे तो मुज़ाकरात आपके साथ कौन करता है? फैसल चौधरी साहब, अगर मुज़ाकरात करने हैं पीटीआई ने तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलानात करने की ज़रूरत क्या है? दूसरा, सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। पीटीआई माजी में इस किस्म के फैसले कर चुकी, पीटीआई सियासी फैसले क्यों नहीं करती? पहले तो मैं अपने दोनों दोस्तों की जो घबराहट है या उनकी अंगेख्त है, उनकी आवाज़ों से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगता है इख्तियार वली खान तो दलील वाला आदमी है कि वो तो दलील क्या ख़त्म हो गई, क्या सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो जब ये दलील का खात्मा हो जाता है तो लफ्ज़ सख्त हो जाते हैं, लहजे सख्त हो जाते हैं। तो बात यह है कि पहली बात जो मेजर साहब ने की है, तो जी साहब ये जो आपके इल्ज़ामात हैं ये मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। यानी रेंजर्स एहलकारों की शहादत को आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, तो मैं तो बतौर पाकिस्तानी इस पे मोतरज़ होऊंगा, क्योंकि वो शहीद मेरे भी हैं और वो अपनी ड्यूटी में एक कार एक्सीडेंट में शहीद हुए, जिसकी वीडियो फुटेजेस आ गई हैं, बंदा आइडेंटिफाई हो गया है, ड्राइव जो कर रहा था। और जो ड्राइविंग के इंसिडेंट होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसलिए इस पे जो है मैं समझता हूँ कि शौहदा जो है वो कौम के होते हैं। फैसल भाई, अगर आई एम सॉरी कि आपको इंटरप्ट करना पड़ा, एक हमारे पास जो है पीटीआई जो फहरिस्त दी है उसमें एक शख्स है खालिद मज़ारी कि जी वो लापता हैं। खालिद मज़ारी इस वक्त हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूं उनका भी मौक़िफ़ सामने जाए। खालिद मज़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खालिद मज़ारी साहब, ये बताइएगा कि लिस्ट में आपका नाम है पीटीआई की लिस्ट में कि आप लापता हैं, आप डी चौक में आए थे लेकिन आपको गायब कर दिया गया।
ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ है, सब टोटली ये बकवास है। उन्होंने मेरा नाम डाल दिया है मिसिंग पर्सन की लिस्ट में, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ और मुझे बहुत सी कॉलें आ रही है, मुझे बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत अपने घर इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है। इन्होंने खामखा मेरा नाम डाल दिया कि ये मिसिंग पर्सन है सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए, ताकि इनको एक बयानिया मिल जाए पाक फौज को बदनाम करने के लिए, इदारों को या मुल्क को बदनाम करने के लिए। साहब आप डी चौक में गए थे या नहीं गए थे? मैंने आज तक सर डी चौक देखा भी नहीं है, हकीकत में वल्लाह मैंने आज तक डी चौक देखा भी नहीं है। पीटीआई के साथ आप हैं? नहीं सर, बिल्कुल कतई तौर पर मैं पीटीआई के साथ नहीं हूँ। खानदानी बचपन मेरा छोड़ा, मैं खानदानी तौर पर पीटीआई के साथ नहीं हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। आप मेरे एक्स जो मेरा अकाउंट है एक्सपेस जो साहब का ट्विटर है, आप उस पर मेरा अकाउंट देख सकते हैं, वहाँ पे खालिद खान मज़ारी के नाम से मेरा अकाउंट मौजूद है। आप वहाँ जाके मेरी ट्वीट देखें, क्या क्या कुछ मौजूद है, सब कुछ। मैं तो सर पैदाशी तौर पे ही पीटीआई के खिलाफ हूँ। तो फिर आपका नाम क्यों दिया उन्होंने, पीटीआई ने? सर सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए, ताकि इनको बयानिया मिल जाए कि हमारे बंदे वाकई मिसिंग हैं। महारंग बलोच के साथ दूसरे बंदों के साथ मिलकर इन्होंने जैसे वो ड्रामा रचाती है, इसी तरह पीटीआई ने ड्रामा रचाया कि हमारे बंदे मिसिंग पर्सन है। जब इनको बंदे नहीं मिले तो इन्होंने कबायली इलाकों से लोग उठाकर, ताकि जिन लोगों को तक ये मालूमात ना पहुंचे, ऐसे जैसे मेरा नाम इन्होंने डाल दिया खामखा में, सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए इन्होंने नाम डाल दिए। बाकी सब कुछ बकवास है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत मौजूद हूँ, कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो बाकी लोग इसमें 139 हैं, 139 में से 100 बंदे ऐसे हैं जिनको मैं करीबी तौर पर जानता हूँ, वो भी बिल्कुल सही सलामत अपने घर पर मौजूद है। मैं अगर अपने नाज़रीन के जानना चाहूँ, खालिद मज़ारी साहब, आपके वाले साहब का नाम जो लिस्ट मेरे सामने आ रही है उसमें मजीद मोहम्मद मज़ारी लिखा हुआ है, कहीं नाम तो नहीं है आगे पीछे हो गया आपका कोई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सर वो प्रूफ मौजूद है व्हाट्सएप के, जहाँ ये मेरा नाम डाल रहे हैं, मेरी तस्वीर उन्होंने डाल दी है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ मौजूद है। अगर कोई मुझे लाइव बनाना चाहे, मैं अपना ID कार्ड भी इनको दिखा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद मज़ारी साहब। एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।